नमस्कार दोस्तों, अजीत द एकेडमी में आपका स्वागत है। एलडीसी भर्ती 2020 में साइंस में एक टॉपिक है माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। ये मैंने टॉपिक के नोट्स एनसीईआरटी व आरबीएससी की बुक क्लास 10th से बनाए हैं। माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका अध्ययन सन 1831 में माइकल ने किया था। सन आपको वेरी मोस्ट है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड क्या करता है, आरएसएसबी बोर्ड सन उठाता है, क्योंकि पिछली भर्ती जो जनवरी 2026 में हुई थी, जिसमें लेवल प्रथम में कोशिका सिद्धांत के बारे में, कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया था, तो विट्सो ने आगे बढ़ाया था, लेकिन उसके बारे में उसने एक सन पूछा था। वो सन एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड ही था, इसी कारण आपको सन वेरी मोस्ट है। सन आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी के ब्रैकेट में दे रखा है सन। माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सन 1831 में माइकल ने किया था। ये सन आपको वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रख लेना। इसका सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत समझते हैं। सिद्धांत है, किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या करता है, माइकल कहता है कि एक कुंडली लेनी है और एक चुंबक लेनी है, उन दोनों के बीच सापेक्ष गति करवानी है। सापेक्ष गति करवाने के कारण कुंडली में अगर एक कोई विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा तो उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसके बारे में माइकल फैराडे ने क्या किया, दो प्रयोग किए थे, प्रयोग 1 और प्रयोग 2। दोनों प्रयोग एनसीईआरटी बुक व आरएसएसबी बोर्ड की बुकें है क्लास 10 की, उसमें दे रखा है। अपन दोनों प्रयोग को विस्तार पूर्वक समझते हैं। प्रयोग 1 और प्रयोग 2। पहले प्रयोग 1 को अपन क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक समझते हैं। प्रयोग 1 में क्या कहा था, प्रयोग 1 में कहा था, एक तो इसने क्या ली थी, कुंडली थी। प्रयोग 1 में क्या किया था, इसने कुंडली ली और एक चुंबक ली। कुंडली 1 में उसने तांबे के तार से फेरे बनाए। तांबे के तार जैसे फेरे बनाए, उस कुंडली को गैल्वेनोमीटर के साथ उसने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, और उसके सापेक्ष उसने चुंबक की क्या करवाई, गति करवाई। तो इस अपन प्रयोग पहला 1 समझते हैं। क्या क्या, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के बी सिरे के पास जैसे ही माइकल ने लाया, तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो क्या हुई, दाई और विक्षेप हुई। क्या हुआ, किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के बी सिरे के जैसे ही उसके नज़दीक लाया, गति करवाई, तो गैल्वेनोमीटर की सुई दाई और विक्षेप हुई। दूसरी स्थिति में उसने किया किया दूसरी स्थिति में जैसे ही चुंबक को बी सिरे से दूर हटाया, तो गैल्वेनोमीटर की सुई बाई और इसके विपरीत दिशा में, पहले क्या कर रही थी, चुंबक की सुई दाई और, जैसे ही इसको दूर हटाता है तो बाई और की ओर विक्षेप दर्शाती है। दोनों स्थिति, पहले चुंबक को नज़दीक लाता है तो दाई ओर, चुंबक को दूर हटाता है तो बाई और चुंबक की गति इसके स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है, जैसे ही चुंबक की गति स्थिर हो जाती है तो ये विक्षेप दर्शाना बंद कर देता है, शून्य विक्षेप दर्शाता है। दोनों कह सकते हैं आप, या तो शून्य विक्षेप दर्शाता है या विक्षेप, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं होता है। कब, जब चुंबक की गति इसके सापेक्ष क्या हो जाती है, स्थायी या स्थिर हो जाती है, तो चुंबकीय सुई विक्षेप नहीं होता है। चुंबकीय सुई या गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत धारा के का मापन करता है। अपन इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। जो मैंने नोट्स लिए उसको एक बार वापस पढ़ लेते हैं। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली के बी सिरे की ओर गति करता है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई दाई ओर विक्षेप करती है। अब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाने पर गैल्वेनोमीटर की सुई बाई ओर विक्षेप होती है, और चुंबक की गति समाप्त होने पर विक्षेप शून्य हो जाता है। कहने का मतलब, चुंबक की गति स्थिर हो जाती है तो विक्षेप शून्य हो जाता है या विक्षेप नहीं होता है। अब इसका उल्टा, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को इसके पास ले जाते तो क्या होता है, जैसे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को, पहले उत्तरी ध्रुव को लेकर जा रहे थे, अब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को जैसे ही पास ले जाएंगे
तो विक्षेपण की स्थिति पहले स्थिति के क्या हो जाएगी, विपरीत होगा। कुंडली के सापेक्ष, अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यही तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। क्या है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति करवाने से कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये तो था प्रयोग 1। इसी प्रकार प्रयोग 2 भी दर्शाया है। प्रयोग 2 को भी विस्तार पूर्वक अपन क्या करते हैं, समझते हैं। प्रयोग 2 में माइकल फैराडे ने 2 कुंडलियां ली, किसी चालक के ऊपर तांबे के तार से फेरे बनाए और कुंडली प्रथम को बैटरी के साथ संयोजित किया, कुंडली सेकंड को उसने गैल्वेनोमीटर के साथ संयोजित किया। दोनों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया। कुंडली प्रथम में फेरों की संख्या अधिक रखी थी, ध्यानपूर्वक समझना है। कुंडली प्रथम में फेरों की संख्या अधिक रखी और कुंडली सेकंड में फेरों की संख्या क्या की, कम। जैसे ही इसने कम की, प्रयोग समझते। जैसे ही कुंडली प्रथम में बैटरी को संयोजित करते या प्लग लगाते ही कुंडली सेकंड में जो गैल्वेनोमीटर की सुई है तेजी से दाईं ओर गति करके वापस शून्य पर आ जाती है। क्या होता है, जैसे ही कुंडली प्रथम में प्लग लगाते ही गैल्वेनोमीटर की सुई दाईं ओर विक्षेप करते ही वापस गति करना प्रारंभ करती है। जैसे ही, अब ये तो पहली स्थिति। सेकंड स्थिति है, प्लग हटाते ही गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर गति करके वापस शून्य पे। प्लग हटाते ही क्या थे, गैल्वेनोमीटर की सुई बाईं ओर गति करके वापस शून्य पे आ जाती है। यदि तीसरी स्थिति, कुंडली प्रथम में यदि विद्युत धारा क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। कुंडली प्रथम में विद्युत धारा स्थायी हो जाती है तो ये विक्षेप दर्शाना बंद हो जाएगा। कुंडली सेकंड में विक्षेप दर्शाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कहने का अर्थात ये है, कुंडली प्रथम में किसी भी विद्युत धारा में परिमाण में परिवर्तन होता है। कुंडली प्रथम में के विद्युत धारा के परिमाण में यदि परिवर्तन होता है, अर्थात विद्युत धारा का आरंभ होना या समाप्त होना, तो गैल्वेनोमीटर की सुई क्या करेगी, विक्षेप दर्शाएगी, वरना विक्षेप नहीं दर्शाएगी। यदि धारा स्थायी हो जाती है तो कुंडली सेकंड में विक्षेप नहीं दर्शाएगी। कुंडली प्रथम में के कारण, कुंडली प्रथम में जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्या करता है, वापस समझते एक बार। कुंडली प्रथम में विद्युत धारा का जैसे ही प्रवाह होता है तो इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण कुंडली सेकंड में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेप दर्शाती है। यही तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। इसको जो मैंने बातें लिखी इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं आप। मैंने एक बार समझा दिया, अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या है, जब कुंडली प्रथम में प्लग लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कुंडली प्रथम से प्लग हटाते हैं तब सुई विपरीत दिशा में गति करती है। कुंडली प्रथम में विद्युत धारा के स्थायी होने पर कुंडली सेकंड में विक्षेप नहीं होता है। जैसे ही कुंडली प्रथम में विद्युत धारा के परिमाण में परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा आरंभ अथवा समाप्त, तो कुंडली सेकंड में एक विभवांतर प्रेरित होता है। क्या होता है, कुंडली प्रथम में जैसे ही विद्युत धारा आएगी, विद्युत धारा के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा उसके कारण कुंडली सेकंड में भी चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेप दर्शाएगी। यही तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। कहने को बोला, ये पॉइंट समझते हैं
किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अर्थात कुंडली प्रथम, किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। वही बात समझे वापस। दूसरा इसका पॉइंट है इंपॉर्टेंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति कराकर भी विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कुंडली को गति करवा रहे थे सॉरी, अभी तक हम क्या कर रहे थे, चुंबक को गति करवा रहे थे, कुंडली में धारा उत्पन्न कर रहे थे। अब क्या कर रहे थे, अब इस पॉइंट को कुंडली को भी गति करवा सकते हैं, कुंडली को गति कराकर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। कहने का मतलब कैसे कि कोई दो चुंबक ले ली, दो चुंबक ले ली, उस दो चुंबक के मध्य एक कुंडली ले ली, दो चुंबक ले ली और उसके मध्य क्या ले ली, एक कुंडली ले ली। अब इस कुंडली को क्या करवा रहे, गति करवा रहे। जैसे ही गति कराएंगे दो चुंबकीय क्षेत्र के मध्य तो एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। यही तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को गति करवाने से एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वापस सुनना, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ, ये इसका उत्तरी ध्रुव, ये इसका दक्षिण ध्रुव। अब चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी भी चालक की कुंडली को गति करवाने से, इसको आप गति करवाएंगे, जैसे ही इसको गति करवाएंगे तब एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। यदि एक यही प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यानपूर्वक से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। क्या लाइन है, वापस ध्यान से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की गति की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है, 90 डिग्री पे, दोनों को एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तो तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। इसको अपन फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से भी समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। इस विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है कि तीनों की स्थिति अपने हाथ के अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यमा को एक दूसरे के क्या रखते हैं, लंबवत रखते हैं। अर्थात चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित विद्युत धारा एक दूसरे के क्या, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित विद्युत धारा, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तब धारा विद्युत धारा का मान अधिकतम होता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत मोटर एक अलग टॉपिक है और विद्युत जनित्र, ये दोनों टॉपिक एलडीसी भर्ती में साइंस के सिलेबस में दे रखे हैं। विद्युत जनित्र भी मैं करवाऊंगा, विद्युत मोटर भी कराऊंगा। विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है, जो मैंने अभी तक समझाया नहीं है। लेकिन विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के दाहिने हाथ दक्षिण हस्त पर आधारित है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। तो कहने का मतलब विद्युत जनित्र है वो फ्लेमिंग के दक्षिण नियम पर आधारित है।
मोटे मोटे तौर पर ये समझते हैं कि विद्युत जनित्र क्या है। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। लेकिन ये क्या है? दो चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, उस एक चुंबकीय क्षेत्र के मध्य एक चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी चालक को क्या करवाते हैं? गति करवाते हैं। गति करवाने से, इस चालक को बार बार गति करवाने से एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही तो है विद्युत जनित्र, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। और ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर भी आधारित है। दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है? क्या चालक की गति अंगूठे को दर्शाएगी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा क्या दर्शाएगी? प्रेरित विद्युत धारा को दर्शाएगी, जिसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम भी कहते हैं। आज का टॉपिक इतना कंप्लीट। आगे के वीडियो में अपन विद्युत जनित्र समझेंगे पूरा का पूरा। विद्युत जनित्र में दो टॉपिक है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र और दिश धारा जनित्र। विद्युत मोटर एक अलग टॉपिक है, वो भी अपन समझे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।